हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीपीएससी जो 72 होने वाला है उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने आए हुए हैं बीपीएससी में, वो चाहे सीडीपीओ का एग्जाम हो या चाहे जो भी एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट कराती है, उसका जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है, आज हम लोग बायोलॉजी वाले सेक्शन को करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। और ये देखिए बीपीएससी का हमारा लेटेस्ट ये है 2026 वाला, जिसमें हमारा क्या क्या होगा, 71 बीपीएससी तक का सारे क्वेश्चंस होंगे। और इसमें कौन कौन सा एग्जाम कवर किया गया है, तो वो हमारा कवर किया गया है सीडीपीओ का, सीडीपीओ 2005, सीडीपीओ 2022, ट्री आपका जो टीचर रिक्रूटमेंट एंट्रेंस टेस्ट था हमारा, उसका 2023 का, एंड देन 2000 बीएओ का एग्जाम जो 2024 में हुआ था, बीपीएससी ट्री 2024 में हुआ था। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे पड़े हुए हैं। और हम लोग जो आज बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी वाले का सेक्शन में जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है हमारा, वो बायोलॉजी वाला सेक्शन है 406 से स्टार्ट होता है और ये खत्म होता है हमारा 437 से लेके 440 तक। तो 406 पर हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वहां पे डायरेक्ट। ये हमारा पेज नंबर है 406। तो डायरेक्ट इसी पेज पे हम लोग चलते हैं 406 पे और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना बायोलॉजी वाला सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी वाला सेक्शन। और आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि सबसे जो पहला हमारा ये टॉपिक दिया हुआ है वो है जीव विज्ञान की उप शाखाएं। बोला जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स जो है वो हमारा अनुवांशिकता या फिर विविधता और विविधता का ये हमारा अध्ययन कहलाता है। ये एक सेकेंड हम इसकी ब्लैक कर लेते हैं पेज को। ये अनुवांशिकता का। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है, जेनेटिक्स ये इंग्लिश वर्ड है अनुवांशिकी का। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारी में जीनों, अनुवांशिकता, अनुवांशिक विविधता, वंशानुक्रम अध्ययन किया जाता है। यह वंशानुक्रम के सिद्धांत के और उसके व्यवहार से संबंधित है। अगला हम चलते हैं कि अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित है। तो अभी हमने देखा कि अनुवांशिकता जो है वो अनुवांशिकी से संदर्भित है। ये अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मनुष्य में लक्षणों की वंशानुगति वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभी हमने देखा ये होता है हमारा वंशागति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये हमारा बीपीएससी स्कूल टीचर जो हेड मास्टर वाला था 2023 का, उसका क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभी हमने पढ़ के आया कि वो हमारा अनुवांशिकी कहलाता है। अगला इसको हम नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ये जो ऑर्निथोलॉजी है ये आपका पक्षियों का अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ये क्या होगा हमारा, दिस इज पक्षियों के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ये इसी में ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। प्राणी शास्त्र की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है, जबकि एविकल्चर जो है वो पक्षी पालन को कहते हैं। ध्यान रहे आप इस वीडियो को एक दूसरे को जरूर सेंड करेंगे, इसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, इसको एक से दो बार जरूर देखेंगे जिससे आपको ये पूरा आपको याद रहे और इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी हमारा फलों का अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे है कि पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फलों और उसके कृषि के अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत शोध, अभ्यास और पोमोलॉजिस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो वह हमारा पादप कार्यकी, मतलब प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जो पौधों के अध्ययन से संबंधित है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, इसमें वनस्पति विज्ञान में प्रकाश संश्लेषण, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य अध्ययन करती है उसे प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, है ना, या फिर हम इसको बोलते हैं कार्यकी। नेक्स्ट हमारा हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो हड्डियों का जो पढ़ाई है वो आता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। उसी का एक्सप्लेनेशन है। ऑस्टियोलॉजी जो है हमारा वो अस्थियों के अध्ययन की कहा जाता है, जबकि ऑर्थियोलॉजी अभी हमने देखा कि ऑर्थियोलॉजी क्या है हमारा, ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत अस्थि मतलब बोन ज्वाइंट्स का अध्ययन किया जाता है। और ओरोलॉजी में क्या होता है, तो पर्वतों का अध्ययन। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का। और जियोलॉजी के अंदर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है
कि कीट संवर्धन, कीट संवर्धन, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को हम लोग कीट संवर्धन कहते हैं। कीट संवर्धन की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीटों के अंतर्गत तीन जोड़ी पैर वाले ऑर्थोपोडा संघ के जंतु आते हैं, जैसे केचुआ कृषिकों का मित्र कहलाता है। भूमि की आंत कहते हैं केचुआ को हम लोग। केचुआ खाद या कॉम्पो या वर्मी कॉम्पोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक भी है। तो यहाँ पे केचुआ के बारे में भी हम लोग जान गए, कृषि का मित्र कहलाता है। भूमि की आंत भी कहते हैं इसको, केचुए को। अगला हम लोग जैव विकास की तरफ चलते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उसका कारण है उत्परिवर्तन। तो वैज्ञानिक का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, आधुनिक रूप जो दिया गया है प्राकृतिकवाद का, तो उसको हम लोग बोलते हैं नव डार्विनवाद। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों के साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विविधता बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। अतः जीवों के अत्यधिक विविधता के कारण उत्परिवर्तन होता है, जैसे कि टेम्परेचर बहुत चेंज हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, उस अध्ययन के। नेक्स्ट हमारा वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 20,000 वर्ष पहले की बात है। ये इसके जीवों को अध्ययन कराता है, इसमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रारंभिक जीवाश्म जो है एस्ट्रोमेटोलाइट्स जो है के अवशेष माने जाते हैं, जो एक कोशिकीय जीवों का समूह होता है। ध्यान रखना है बस यहाँ पे कि एस्ट्रोमोटोलाइट्स मेटोलाइट्स जो है वो एक कोशिकीय एक जीव समूह है, जो 2000 मिलियन वर्ष पहले यूकैरियोटिक, अभी हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है हमारा, उत्पत्ति हुई है, जिससे वर्तमान जीव जगत के सभी जीव जीवाणु को छोड़कर बने हैं। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज किसे बोला जाता है? तो प्रो मैग्नन जो मनुष्य है उसको हम लोग आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जिसका जरूरत होगा उसको हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा हो तो। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी का भी एक्सप्लेन करते ना और मेन क्वेश्चन का जो आंसर है वही छूट जाए मेरा। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो सॉरी, ये प्राकृतिक चयन है। ये तो हमारा, ये हमारा क्या प्राकृतिक चयन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा विकास का कारण क्या है? तो विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी तक के अनुकलन को हम लोग विकास का कारण मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्क्योप्टेरिक्स। आप आर्क्यो आर्क्योप्टेरिक्स क्या है हमारा? तो ये एक हमारा जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पे बस एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि आर्क्योप्टेरिक्स क्या होगा हमारा। आर्क्योप्टेरिक्स ये एक जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, ये है ना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा देखते हैं। आर्क्योपेट्रिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। इसे पक्षी एवं सरीसृप के मध्य की कड़ी माना जाता है। अब ये क्वेश्चन बना सकता है, पक्षी एवं सरीसृप के मध्य जो कड़ी है उस कड़ी को क्या बोलते हैं हम लोग? तो सर्व पुरातन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो गर्म खून का प्राणी इसमें से कोई भी नहीं है, ऊपर में से कोई नहीं, क्योंकि टोडा टोड मगरमच्छ मछली। अच्छा, यहाँ पे गर्म खून का प्राणी जो टेम्परेचर के साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर ले, जैसे मनुष्य है। मनुष्य जो है वो गर्म खून का प्राणी है। इस ये टेम्परेचर के साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं करता है। हम लोग कंबल वंबल डाल के टेम्परेचर को बनाते हैं उस लेवल का, है ना। ठंडा के दिन में हम लोग गर्म करते हैं माहौल को, या मतलब घर को, या फिर गर्मी के दिन में हम लोग ठंडा करते हैं एसी चला के। लेकिन ये मगरमच्छ है, मछली है, ये लोग बॉडी को ही उस टेम्परेचर तक लेके चले जाते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी 10 डिग्री, ठंडी के टाइम में 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो गया, तो ये लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस तक सहन करने वाला बना लेंगे, है ना। उनका बॉडी 10 डिग्री टेम्परेचर आराम से सहन कर सकता है नॉर्मल। अगर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये 40 डिग्री सेल्सियस तक अपने बॉडी को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर 28 डिग्री सेल्सियस अगर है अप्रोक्स, तो हम लोग 28 डिग्री सेल्सियस अपने एनवायरनमेंट को ही बना के रखते हैं। अब एसी चला के रखना हो या फिर कूलर हीटर चला के रखना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये टोड क्या है? तो टोड एक उभयचर वर्ग से संबंधित है, जबकि मगरमच्छ सरीसृप मछली ये हमारा क्या है? पीसीज वर्ग से संबंधित है। ये तीनों गर्म खून के प्राणी नहीं है, इसलिए विकल्प ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा वर्गीकी से। वर्गीकी में क्या है क्वेश्चन? पौधों के वर्गीकरण में संवहनीय उत्तर यानी कि वर्सकुलर टिश्यू की विशेषता का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे एपीडी कांडोल। एपीडी कांडल, ठीक है। कहीं कहीं बुक में बेंथर और हुक्का मिलेगा, बट ये नहीं, पहले व्यक्ति जो थे वो है एपीडी कांडोल।
अगला यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया होगा, नेक्स्ट पेज में हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। क्या है हमारा कि एपीडी कंडोल, एक सेकंड इसको ब्लैक करना पड़ेगा। एपीडी कंडोल स्विस के थे, ये वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द का प्रथम बार गढ़ा और पौधों के प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति विकसित है। पौधों के वर्गीकरण सामान्य उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम की विशेषता की पहली बार सुनियोजित प्रयोग एपीडी कंडोल ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइकेन। तो लाइकेन ध्यान रखेंगे हमेशा, लाइकेन वर्ड जब भी है तो ये दो चीज से बना होता है, एक शैवाल और एक कवक से मिलकर बना होता है हमारा। देखिए ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है हमारा। नेक्स्ट हमारा शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं तो म्यूचुअलाइजेशन बोलते हैं इसको। ये दोनों के म्यूचुअलाइजेशन से, परस्पर म्यूचुअलाइजेशन से बनता है। निम्न नेक्स्ट हमारा निम्न में से संवहनीय पौधे को चुनिए। तो संवहनीय पौधा कौन है, तो वो हमारा फर्न है। बोले अब इसको एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है। बोले फर्न एक पुष्प रहित संवहनीय पौधा है, ध्यान रखना है पुष्प रहित है ये। ठीक है, संवहनीय पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिनमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिग्निफाइड उत्तक, लिग्निफाइड टिश्यू जैसे जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। अब याद रखेंगे इसको कि संवहनीय पौधा किसको बोलते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम अगर पाया जाता है, यानी लिग्निफाइड टिश्यू बोलते हैं। अगर बोला जाए कि जाइलम और फ्लोएम को एक साथ क्या बोलते हैं, तो वो हमारा लिग्निफाइड टिश्यू बोलते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा माइक्रोराइजा का संबंध किससे है, तो माइक्रोराइजा का जो संबंध है वो खनिजों को बड़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा करता है। तो देखिए ये एक्चुअल में क्या है कि माइक्रोराइजा जो है ना, ये भी एक म्यूचुअलाइजेशन होता है जो पौधे के जड़ में लग जाता है। और ये पौधे के जड़ में लगने से क्या होता है, इसको तो पौधे से कुछ खाना वाना मिल जाता है, और ये पौधे के लिए पानी खनिज खोज सोख सोख के लाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन अगले इसके एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। देखो माइक्रोराइजा एक सहजीवी म्यूचुअलाइजेशन संबंध है जो कुछ कवक जैसे फफूंद और उच्च पादपों की जड़ों के बीच बनता है। इस सहजीवी संबंध में पौधे को विशेष रूप से फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं अन्य सूक्ष्म खनिज तत्वों के अवशोषण में वृद्धि का लाभ मिलता है, और माइक्रोराइजा पौधे को जड़ जनित रोगों तथा कुछ हानिकारक मृदा सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है, तो ये हमारा एक हरा शैवाल का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2019 में पूछा गया था बीपीएससी के असिस्टेंस वाले में। स्पाइरोगैरा क्या है, तो एक हमारा ये हरा शैवाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण कौन सा है, तो डायटम एक शैवाल का उदाहरण है। डायटम एक एकल कोशिका वाले शैवाल है। ये पारदर्शी ओपलिन सिलिका से बने होते हैं, बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं। तो सबसे पहले डायटम के लिए क्या ध्यान रखना है, तो डायटम एक हमारा प्रोटिस्टा जगत का जीव है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है कि ये पारदर्शी होते हैं, और ओप्लिन सिलिका से कोशिका भित्ति वाले सिर्फ एकमात्र जीव हैं, और वो क्या हमारे डायटम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, तो ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है हमारा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें जो लगभग 2/3, इधर दिया हुआ 2/3, हाँ 2/3 प्रजाति इसमें चले आते हैं। तो संघ ऑर्थोपोडा प्राणी जगत के सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रजाति में लगभग 2/3 प्रजाति ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। संघ इकाइनो संघ इकाइनो डर्मेटा के लिए क्या सत्य है, तो ये एक त्रिस्तरीय है और इनमें सिलोमिक गुहा होती है। ध्यान रखना है त्रिस्तरीय होते हैं ये। नेक्स्ट हमारा इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री तंतु होते हैं। ध्यान रखना ये एक समुद्री तंतु है, और त्रिस्तरीय होते हैं ये। मतलब इनका बॉडी का जो लेयर होता है वो त्रिस्तरीय होता है। अच्छा नेक्स्ट हमारा कि ये विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है इनमें, ठीक है ना इनमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि संघ इकाइयो इकाइनोडर्मेटा विशेष रूप से समुद्री जीव हैं। ये बहुकोशिकीय उपस्थित जीव हैं जिनमें अच्छी तरह से विकसित अंग प्रणाली होती है। अधिकांश इकाइनोडर्म का आकार तारे जैसा होता है तथा ये बेलनाकार होते हैं। ये देखिए जा आप समुद्र के किनारे अगर बीच वगैरह पे जाएंगे तो स्टार टाइप का देखेंगे रील्स वगैरह में, ऐसा एक
मतलब मछली होता है, मछली नहीं होता है, मतलब एक जीव होता है, ये समुद्री जीव होता है। लेकिन कुछ कुछ बेलनाकार टाइप के भी होते हैं, ऐसे, ऐसा टाइप का होता है ये, तार जैसा होता है तथा बेलनाकार। ये ट्रैपोब्लास्टिक होते हैं तथा इनमें सिलोमिक गुहा होता है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र भी होता है। ये गल्फरों के माध्यम से श्वसन करते हैं। नेक्स्ट हमारा लाल रक्त कणिकवाही, कणिका विहीन मतलब जिनमें आरबीसी नहीं होता है, वो कौन से जीव है? तो वो हमारे केचुआ है। इनमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि उसको काट के देख रहे हैं तो सर लाल कलर का निकल रहा है, नहीं, आरबीसी नहीं मिलते हैं इसमें, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, लेकिन केचुए का रंग लाल होता है तथा रक्त के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में समर्थ है, तो वो हमारे माइकोप्लाज्मा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। कवक पौधा में नहीं पाया जाता क्योंकि पर्णहरित होते हैं ये। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है। तो बोला है कि कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है विभिन्न कारणों से, अब इन्हें पादप जगत में नहीं रखा जाता है। हालांकि पहले इन्हें पादप जगत में रखा जाता था, कवक पौधे नहीं होते हैं, ये जीवों का एक अलग जगत है। ठीक है, अब एक नया अलग जगत बना है। बोले जल से बाहर निकालने जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वे श्वसन नहीं ले पाती है, क्योंकि मछलियां जो है वो पानी से ऑक्सीजन लेती है वहां से फिल्टर करके, और फिर वो गलफरे से सांस लेती है। बोले जल से मत्स्य फिशेस को बाहर निकाल देने पर वे मर जाती है क्योंकि श्वसन क्रिया नहीं कर पाती है। मछलियों में श्वसन गिल्स में पाया जाता है जो मुख्यतः जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करके और इससे ही अडेप्ट करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो वो एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। तो लगभग सभी प्राणियों में सूचनाओं का आदान प्रदान करने की विधियां होती है। ये दृष्टि, आवाज, स्पर्श, अपनी गंध द्वारा सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खी भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं। ठीक है ना, ये यूपीएससी में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है। ये गंध युक्त रसायन फेरोमेन्स होते हैं। कौन सा इनमें कौन सा रसायन होता है? तो फेरोमोन्स गंध निकलता है इनसे। नेक्स्ट हमारा कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन है हमारा वो एक स्तनपाई है, हमारा स्तनपाई जीव हो जाता है। तो डॉल्फिन स्तनपाई जलीय जीव है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती है। इनमें से गंगा नदी डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है हमारा। नेक्स्ट हमारा मेढक और टोडा, मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है? तो वो एक हमारा अनूरा के उदाहरण है। ध्यान रखेंगे, ये सब 2024 का क्वेश्चन है बीएओ का। ये बीपीएससी 22 में रिपीट कर सकता है कि मेढक और टोड अनुरा वर्ग के उभयचर के उदाहरण है। अनुरा वर्ग की प्रमुख विशेषता है कि इनमें चार पाद पाए जाते हैं। इनका पिछला पाद जो होता है अगले पाद की तुलना में लंबा और मजबूत होता है, जिससे उन्हें छलांग लगाने में सहायता मिलती है। पाद का मतलब जो पैर होता है हमारा, है ना। नेक्स्ट हमारा जैसे गिरी पद बोलते हैं यानी पहाड़ों का पैर। बोले ब्रायोफाइटा, बोले ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। तो ब्रायोफाइटा में द्विगुणित होते हैं। मतलब ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइटा में मॉस, लिवर्टवर्ट आदि आते हैं जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार चित्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को वनस्पति का उभयचर कहते हैं। अगला हम लोग चैप्टर चलेंगे वो हमारा है कोशिका। कोशिका में जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। ये तो डेफिनेशन है हमारा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा, सॉरी टॉपिक बोल रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा हम लोग सेल के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, तो पढ़ लेंगे तो इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। बोले सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ एकल कोशिका के बने होते हैं। इनमें एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, यूग्लिना इत्यादि। ये सारे क्या है? तो ये है सारे क्या है? तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जबकि हमारे जैसे अन्य जीव जो कई कोशिकाओं से बने होते हैं उनको बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व तथा जीवन
के अनावश्यक कार्यों करने में सक्षम है। कोशिका की संरचना में से कम सॉरी कोशिका के संरचना से कम कुछ भी स्वतंत्र अस्तित्व को सुनिश्चित नहीं करता है, इसलिए कोशिका सभी जीवों का मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोले कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल के अलावा सभी, अच्छा ध्यान रखना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरित शैवाल, इसके अलावा सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिकीय द्रव्य में बिखरे हुए दोहरी कलायुक्त कोशिकांग है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का पूर्ण दहन इसी में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो कोई भी एंजाइम नहीं होता है, वो हमारा ऐसा कोई कोशिका नहीं है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, वो वायरस में होता है हमारा। तो वायरस शब्द की उत्पत्ति, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो वायरस शब्द की उत्पत्ति वायरस से हुई है, मतलब लैटिन शब्द है ये, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विष या चिपचिपा तरल पदार्थ। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये खुद में वंश वृद्धि नहीं कर सकते, लेकिन किसी जीवित कोशिका के साथ अगर मिल जाए तो वो वंश वृद्धि कर सकते हैं। अगला है हमारा कि सामान्यतः विषाणु एवं एंजाइम अनुपस्थित होता है, किंतु कुछ विषाणुओं तथा रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे एक न्यूक्लिक एसिड के खंड है। विषाणु पोषक यानी होस्ट कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही द्विगुण हो सकता है। लाइकेन जीवाणु शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होता है। मतलब 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो वो हमारा जल है। ये सेल ये वाला नहीं होता हमारा, अच्छा ठीक है, यही वाला सेल होगा, वही बायोलॉजी वाला जो कोशिका की बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। आम हमारा एक हो गया पादप और ये हमारा हो गया जंतु। तो दोनों कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं, तो जंतु में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति ये पादप में पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल ये भी नहीं पाया जाता है हमारा इसमें पादप में और इसमें, हाँ पादप में नहीं पाया जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली जो है वो दोनों में पाया जाता है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आम और बंदर आम के पौधे और बंदर दोनों कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली एक अर्ध परिक्रमण होती है, कोशिका के अंदरूनी भाग से बाहरी वातावरण को अलग करती है तथा कोशिका को संरचनात्मक सहायता भी प्रदान करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोले अस्थायी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो अस्थायी उत्तक किसको बोलते हैं, तो अस्थायी उत्तक ये होते हैं हमारे कि वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी कोशिका। बोले वे उत्तक जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं और विभाजन क्षमता खो चुके हैं उन्हें अस्थायी उत्तक कहा जाता है, अतः विकल्प सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्नलिखित में से किस संरचना से स्पष्ट होता है, तो नाभिक नहीं, कोशिका भित्ति जो है, क्योंकि सेल वाल जो है वो सेल वाल सिर्फ और सिर्फ हमारा पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है, यानी कि पशुओं में नहीं पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। इससे हमारा ये डिवीजन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 2025 का ही सवाल है, 71 बीपीएससी का, अनुवांशिकता का। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है, तो यूएए एक नॉनसेंस कोडन है। इसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे क्योंकि इस बार 72 वाले में चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन पाए। बोले जेनेटिक्स में एमआरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड कोडन कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड कोडन दो प्रकार के होते हैं, एक सेंस और एक नॉन सेंस। सेंस कोडन में क्या है हमारा, तो ये अमीनो अम्लों के कोड होते हैं जो प्रोटीन सृजन के उत्तरदायी होते हैं। इनकी कुल संख्या 61 होती है। नॉनसेंस या स्टॉप कोडन ये प्रोटीन संश्लेषण के समापन का संकेत देते हैं। बोले मानव अनुवांशिकी कोड में 3 प्रमुख स्टॉप यानी नॉनसेंस कोडन स्वीकार किए जाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के समापन का सिग्नल देते हैं, जैसे UAA, UAG, UGA और
अतः दिए गए विकल्प में यूएए की नॉनसेंस कोडन है, सेंस कोडन है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि नॉनसेंस कोडन तीन टाइप के हैं। एक हमारा क्या क्या है, स्वीकार के ये प्रोटीन संश्लेषण आपस में लेते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीयू। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं ये। तो सेंस कोडन क्या क्या है, एयूजी, यूजीसी और यूयूयू। तो ये हमारा एक सेंस कोडन है, जबकि यूएए हमारा एक नॉन सेंस कोडन है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है वो लैंगिक जन्म पर आधारित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति जो है ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। बोल रहा है क्या यहाँ पे कि डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का एक लक्षण है जो उन्हें स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। विदित हो कि क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पौधे कोशिकाओं में जीव द्रव में पाए जाते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। अगले क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज जो है वो डीएनए की खोज किया था आपका, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर मतलब एक गलत धारणा है कि वाटसन एंड क्रिक जो है हमारा, जैसे ये गलत धारणा है कि वाटसन एंड क्रिक ने क्रिक और एच एच MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी, नहीं, इन्होंने संरचना दिया था। क्या बोल रहा है कि विल्किंस विल्किंस ने एक्सरे विश्लेषण के आधार पर वाटसन और क्रिक द्वारा 1953 में डीएनए के कुंडलीवार शिलान्यास, जो ऐसा होता है ना डीएनए, तो कुंडली वार शिलान्यास यानी डबल हेलिक्स, ये डबल हेलिक्स संरचना जो होता है डीएनए की संरचना प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मीसर ने की थी। ध्यान रखना है, फ्रेडरिक मीसर ने। तो फ्रेडरिक मीसर इसे न्यूक्लियन कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। अब हम यहाँ पे मारेंगे वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, और यहाँ पे क्या मानेंगे जब खोज की बात आएगा तो फ्रेडरिक मीसर के बारे में। नेक्स्ट हमारा कि जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो वो हमारा डीएनए है, क्योंकि अनुवांशिकता जीव के बारे में बोल रहे हैं। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिकता लक्षण जो है वो सारा लक्षण हमारा डीएनए पे ही कोडिंग किया होता है। बोला जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। हालांकि अनुवांशिकता की इकाई जीन है। हम देखेंगे डीएनए को खोलेंगे तो उसके अंदर जीन भी निकल के आएगा, मतलब जीन वो कोडिंग वाला थी। डीएनए को किसने अंतः पात्र ने बनाया था, तो वो थे आर्थर कोर्नबर्ग। आर्थर कोर्नबर्ग डीएनए को किसने अतः अंतः पात्र बने बनाया था, तो वो कॉर्नबर्ग है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा टॉपिक है जैव उर्वरक। तो जैव कार्बनिक कृषि के एक ऐसी प्रणाली है, कार्बनिक कृषि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फॉर्म अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अल्प मात्रा में नहीं भाई, कार्बनिक कृषि मतलब कार्बनिक कृषि का उपयोग करना है, तो अल्प मात्रा में नहीं, अधिकतम प्रयोग। क्या बोल रहा है, उर्वरक नहीं, उर्वरक का नहीं। अगला बोल रहा है कि दो अथवा अधिक फसलों को एक ही खेत में नहीं, इसको तो वो नहीं बोलते, बोले कार्बनिक खाद, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। ये 2020 का क्वेश्चन है बीपीएससी का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन है हमारा कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम लगभग शून्य तथा कार्बनिक उर्वरक, कंपोस्ट खाद, कृषि अपशिष्ट, जैविक उर्वरक जैसे नील हरित शैवाल आदि का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है। तो इसमें आपका एक सेकंड पानी पीने थोड़ा। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है वो हमारा माइको रिजियल फंगी,
ब्लू ग्रीन शैवाल अभी हमने देखा यहाँ पे नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। तो 1 और 2, जबकि बैसिलस थुरिजिनसिस का यूज हम लोग करते हैं वो जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप होता है। बोले माइकोरिजियल फंगी और ब्लू ग्रीन एल्गिल नील हरित शैवाल जैविक उर्वरकों के उदाहरण है। बैसिलस थुरिनजिनस एक जीवाणु है जिसका प्रयोग बीटी कॉटन यानी बीटी कपास जिसको हम लोग जीएम क्रॉप बोलते हैं, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। कीटनाशी के प्रयोग से उन्नति होती है। किस चीज की उन्नति होती है भाई? तो अर्थनीति की उन्नति होती है, स्वास्थ्य की उन्नति तो नहीं होती है। गृह की उन्नति कैसे हो जाएगा और सड़क की उन्नति कैसे हो जाएगा अगर हम कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं तो। अगला है हमारा बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है ये, और हम लोग चल रहे हैं अब मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान की तरफ। कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र में कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जाते हैं, मोड़े जा सकते हैं, वे क्या है? जैसे आपके घुटने में होगा कान का हड्डी, नाक का हड्डी, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज, जो नरम हड्डी होता है। बोले उपास्थि यानी कार्टिलेज एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिका के बीच पर्याप्त स्थान होते हैं। इसकी ठोस आधात्री कॉन्ड्रीन प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। ये अस्थियों को, जोड़ों को चिकना बनाती है, परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली के कशेरुकी तंत्र के अस्थियों के मध्य उपस्थित होती है। उपस्थिति का अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। कार्टिलेज से कॉन्ट्रोलर याद रखें। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत जैसे दिखे एग्जाम में उसको मार्क कर लेने। तो बोले मांसपेशी के बारे में कौन सा गलत है? तो मांसपेशी केवल हड्डियों को धक्का दे सकती है। अगला है हमारा ये यही गलत है, केवल हड्डियों को धक्का क्यों देगी? मांसपेशियां जोड़ों में काम करती है, बिल्कुल। सिकुड़ने और मांसपेशियों की सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। यहाँ पे बोलना कौन सा गलत है? तो ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का नहीं देती। बोले मांसपेशियां एक व्यक्ति के चलने, बोलने, खाने आदि काम में सहायक होते हैं। ये दिल की धड़कन, श्वसन, पाचन में सहायता करती है। तापमान विनियमन, दृष्टि सहित कई अन्य कार्य भी पेशीय प्रणाली पर निर्भर करते हैं। मांसपेशियां जोड़ी में कार्य करती है और सिकुड़ने पर छोटी, सख्त, मोटी हो जाती है, अतः विकल्प ए गलत है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मांसपेशियों में संकुचन प्रोटीन होते हैं। संकुचनशील प्रोटीन कौन सा होता है? तो होता है एक्टिन और मायोसिन। 2024 बीए का क्वेश्चन है कि एक्टिन और मायोसिन मांसपेशी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इसलिए इसको, कि मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन जो होता है वो एक्टिन और मायोसिन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बोला कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो मानव शरीर के नाक में, कान में, फेफड़े में और अग्न्याशय में। बोल रहे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्या उत्तक एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारा उपकला उत्तक, एक महीन और चिकनी झिल्ली होती है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित किए जाते हैं। उपकला उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों जैसे जीवा, वृक्क नली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय, फेफड़ा, नाक, आंख और कान में पाया जाता है। तो इधर हमारा क्या क्या दिया हुआ था? ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर नाक था, अग्नाशय भी था, फेफड़ा भी था, बाल को छोड़ के। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, बी, डी और हमारा ये बी, सी, डी हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशी में संधारित ग्लाइकोजेन का रूप क्या है हमारा? तो वो है पॉलीसैकेराइड। ध्यान रखना है, मानव शरीर के यकृत में, लीवर की बात कर रहा है, मानव शरीर के लीवर में मांसपेशियों में जो संधारित ग्लाइकोजेन का जो रूप होता है वो होता है पॉलीसैकेराइड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में यकृत और मांसपेशियों संधारित ग्लाइकोजेन पॉलीसैकेराइड का रूप होता है। पॉलीसैकेराइड भोजन में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जब शरीर में पर्याप्त ऊर्जा भोजन से नहीं प्राप्त होता तब शरीर की ऊर्जा आपूर्ति संधारित ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर पूरी होती है। बोला कि वयस्क मानव की हाथों
और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की हड्डियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 50% होता है। कुल हड्डियां 206 होती है। ध्यान रखिए, कुल हड्डी 206 होती है। और अगर हम बात करें कि जबकि ऊपरी और निचली पादों एक्सट्रीमिटीज अर्थात हाथ और पैरों इन्हें धड़ से जोड़ने वाली जो मेखला होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गडलेस 126 हड्डियां होती है। अर्थात ये कुल हड्डियों का लगभग 60% होता है। तो ऊपरी अर्थात 4 असम 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 मेखलाएं, हाथ की हड्डियां होती है 60, उसके बाद फ्रंट मेखलाएं 2 और टांगे की हड्डियां होती है 60। तो टोटल मिला के हमारा रहता है 126। अगले की तरफ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा शायद आवाज को थोड़ा सा ये हो गया था, मे बी डिस्टर्बेंस हो गया हो। तो कशेरुकु रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? ध्यान रखना है 31। ठीक है ना। कशेरुकु रज्जु में 31 जोड़ा 2001 में पूछा गया था, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। कशेरु का रज्जु में से 31 जोड़ा तंत्रिका निकलती है, जबकि कपाल तंत्रिकाओं से 12 जोड़ी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो वो हमारे हैं 20 दांत 2 बार निकलते हैं। 20 दांत और 12 दांत जो है केवल एक बार ही निकलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यह हमें हमारा आंसर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है। इसमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है तथा शेष 14 हड्डियां चेहरे के 6 मध्य कर्णों तथा थायराइड नामक अस्थि होती है। हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती है, और वो कौन सा हड्डी है? वो हमारा थायराइड, थायराइड नामक अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, अभी हम लोग देखें, पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितने? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि वो हमारा 206 के अप्रोक्स में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सामने वाले चमे चपटे दांत, यानी कि जिसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं, ये हमारा अवशेषी अंग नहीं है। बाकी ये निक्टियाटिंग मेम्ब्रेन और उसके बाद हमारा ऑरिकुलर मसल्स, अपेंडिक्स, ये सारे क्या है हमारे? ये अवशेषी अंग है, मतलब जिनका कोई काम नहीं है। निक्टेटिंग पर्दा, उसके बाद हमारा वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स और कर्णपाली कर्णभाग मांसपेशी ऑरिकुलर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो वो क्या हमारा? तो कंडरा, कंडरा जो है वो मांसपेशी के हड्डी से जोड़ता है। बोला टेंडन जो है हमारा, टेंडन, इसको इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा शरीर की हड्डियों या संरचना को हिलने डुलने में मदद करते हैं, जबकि लिगामेंट जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ध्यान रखना है, मांसपेशी प्लस हड्डी, तो ये हम क्या बोलेंगे? टेंडन। और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है यानी कि हड्डी प्लस हड्डी, मतलब अस्थि अस्थि बोल रहे हैं, ये हमारा क्या होता है? लिगामेंट। तो लिगामेंट का काम क्या? हड्डी से हड्डी को जोड़ना है। टेंडन का काम है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है। तो कंधे पर पाया जाने वाला जो जोड़ है वो नितंब, नितंब मतलब होता है कुल्हे में पाया जाता है। उपयुक्त प्रश्न में कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ जो है वो कुल्हे में भी पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है हमारा कि निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? तो वो हमारा है त्वचा। तो विकल्प में जो है त्वचा जो दिया हुआ है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेपेडियस। स्टेपेडियस क्या है हमारा? स्टेपेडियस तो ये एक मांसपेशी है। ये भी बीएओ 2024 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने से पहले थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि स्टेपेडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है जो कानों में उपस्थित होती है। ये स्टेपिड
स्टेपीज हड्डी को स्थिर रखने में मदद करती है। यह ध्वनि को नियंत्रित करने एवं आंतरिक कान को तंत्र ध्वनि के कारण नुकसान से बचाती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पाचन तंत्र की तरफ। पाचन तंत्र में मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करता है। अगला हमारा मेटाबॉलिज्म करता है। इंसुलिन का उत्पादन अग्न्याशय ग्रंथि से होता है। यह हार्मोन यानी कि एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है। तो यकृत और मांसपेशियों में जो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में ऊर्जा जमा होता है, जो कि हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी में भी पढ़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चले तो शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शर्करा, वसा, प्रोटीन, रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शर्करा शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जो एक सरल शर्करा होता है। यह अवशोषित होकर रक्त में विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाता है। यकृत व मांसपेशियों में ऊर्जा जो है ग्लूकोज मुख्यतः जो है वो ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चले तो आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हमारा आंत को प्रभावित करता है, नाम ही है इसका आंत्र ज्वर। अगले क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका जरूर देखेंगे। टाइफाइड जो है इसको हम लोग आंत ज्वर रोग कहते हैं, और हैजा ये दोनों आंत को प्रभावित करता है। टीबी, प्लेग, निमोनिया ये फेफड़े को प्रभावित करता है। टिटनेस, कोढ़ ये तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है। डिप्थीरिया और काली खांसी ये श्वास नली को प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त के द्वारा मानव शरीर में यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। यानी कि लीवर एक मुख्य पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो कि खाद्य विषाक्त यानी कि एफ्लाटॉक्सिन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परलिजियस और पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न करते हैं, जिससे भोजन विषाक्त हो जाता है। अगला हमारा कि एंजाइम यानी कि लाइपेज का स्रोत क्या है? तो वो हमारा अग्नाशय है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। लाइपेज एंजाइम अग्नाशय का स्रोत है। इसमें होता है लाइपेज, एमाइलेज और एक हमारा ट्राई टी से कुछ नाम है। बोले हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसरॉल के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में ग्लाइपेज नामक एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करता है। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से लार ग्रंथि, अग्नाशय तथा आमाशय से स्रावित होता है होने वाला रस उपस्थित होता है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो कौन सा है? तो वो हमारा एमाइलेज है। एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला प्रमुख एंजाइम है। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम या विशिष्ट विशेष प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो तो हमारा बैटरी में यूज किया जाता है। यहाँ पे है HCl स्रावित होता है। ये भोजन के पाचन में सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है। अपाचन मुक्ति पाने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा कोई प्रति अम्ल यानी एंटासिड लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है।
या अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि करवाहट के लिए मानव जीव के संवेदनशील क्षेत्र, तो पिछला भाग जो होता है वो करवाहट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, तो वो हमारा अग्नाशय है। ये आपका इंडोग्लैंड भी है और एक्सोग्लैंड भी है, यानी बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी। पाचन तंत्र में एंजाइम का उत्पादन करता है बहिर्स्रावी, और अंतःस्रावी रक्त शर्करा का विनिमय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है, तो वो हमारा छोटी आंत है ना। लीवर, एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है और बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि लैक्रिमल ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है हमारा। थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, 2023 बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। इसमें बोल रहा है मीठा, नमकीन, उपामी, तीखा, कड़वा, मसालेदार, खट्टा, ये फर्स्ट टाइम आया था, जीव के स्वाद नहीं है। तो सबसे पहले तो मसालेदार को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये कौन सा नहीं है। तो जिसमें नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो मसालेदार कोई स्वाद नहीं है हमारे जीव के लिए। तो सबसे जहां जहां फोर है, तो फोर इसमें भी है, फोर इसमें भी है, यानी कि ये और ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हमें देखना है 1, 3 और 7, अगर इसमें से कोई भी एक मालूम चले। मीठा तो है, क्योंकि जीव का सबसे सामने वाला जो हिस्सा है वो मीठा ही डिनोट करता है, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि तीखा और मसालेदार ऐसा हमारा कोई ये नहीं है। बट इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारे बातें मतलब थी, कड़वा है, तीखा नहीं है तो कड़वा है, इसलिए ठीक है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन एवं पोषण। क्या हो गया भाई, हैंग कर गया क्या बोर्ड ये, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, विटामिन एवं पोषण की तरफ चलते हैं। तो बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। गेहूं कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है सॉरी, गेहूं में भी तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो लेकिन अब यहाँ पे सबसे ज्यादा के लिए पूछ रहा है, तो चावल हो जाएगा। उपयुक्त विकल्प में चावल, गेहूं, जौ, मक्का इत्यादि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, लेकिन 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में लगभग 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट होती है, इसलिए इसने चावल को आंसर लिया है बीपीएससी में। जबकि गेहूं में भी, जौ में, मक्का में, सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, सही है। 20 से 30% पानी नहीं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अगर चले कि पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो वो विटामिन B3 है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन अभी बीपीएससी के रिसेंट 20, 21, 22, 23 के में भी कहीं पूछा गया था, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं, तो वो विटामिन के है हमारे, ठीक है ना। अभी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ना, अभी हम क्वेश्चन दे देखते हैं, अगले कोर्स जो लेके आएंगे वहां पे हम एक्सप्लेनेशन जरूर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंद विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है, तो वो है हमारा विटामिन के। एंटीटोड की तरह काम किया जाता है ये, है ना। विटामिन के का प्रयोग किया जाता है एंटीटोड की तरह। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो वो यकृत में भंडारित होता है। यहाँ ध्यान रखना है, विटामिन ए का कुछ रासायनिक नाम भी है इसका, रेटिनॉल, ये ध्यान रखना है। और इसके कमी से रतौंधी होती है, तथा जीरोथैलिया इस विटामिन में रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली, तेल, गाजर इत्यादि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले अगर हम, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो रेटिनॉल की वजह से जीरो थैल्मिया भी होता है, बिल्कुल ये सही है हमारा। बोले कौन सा सही नहीं है, तो साइबोक्लोबाल कोबालामाइन ये रक्त अल्पता की से ये इससे होता है। और आर्गो कैल्सीफेरॉल इससे रिकेट्स होता है इसकी कमी से। किंतु टैफो टेकोफेरॉल से बेरी बेरी नहीं होता। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो बेरी बेरी होता है हमारा, वो बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है।
तो रेटिनॉल ए की कमी से जीरोफेथुला रोग होता है। साइनोकोबालामाइन जिसको B12 की कमी से रक्त अल्पता होता है। विटामिन डी जिसको हम लोग वैज्ञानिक नाम इसका कोलिकैल्सिफेरॉल D3 तथा ऑर्गियो कैल्सिफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। और अगला है हमारा कि बेरी बेरी जो है वो विटामिन B1 अर्थात थाइमिन, B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है हमारा, थाइमिन की कमी से होता है, ना कि टेकिफ्रॉल। टेकिफ्रॉल का जो रासायनिक नाम यानी कि उसको हम लोग विटामिन ई के नाम से जानते हैं, सर टेकोफेरॉल, टोकोफेरॉल लिखा हुआ है था, जबकि टेकिफेरॉल टेकोफेरॉल ऐसे भी यहाँ पे इसको हिंदी रूपांतरण करते हैं, बट यहाँ रखिएगा विटामिन ई है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो ऑर्गो कैल्सिफेरॉल विटामिन D3 को भी कहते हैं, सॉरी D2 को बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा D2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन B1 संतरा में, विटामिन डी कॉयड यकृत में, विटामिन ई गेहूं के अंकुरित, विटामिन के अल्फा अल्फा में। तो यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। सूर्य के प्रकाश में एवं कॉर्ड यकृत विटामिन डी के समेत है। तो पहला बी ऑप्शन सही है। गेहूं अंकुर मतलब ये जो गेहूं का अंकुर तेल बोल रहा है, इसमें विटामिन ई मिलता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा कि जबकि अल्फा अल्फा विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है, यानी कि ये भी सही है। बट विटामिन जो संतरा है हमारा वो विटामिन सी होता है, तो ऑप्शन ए ये सही नहीं है, बाकी तीन सही है, इसलिए इसमें उपरोक्त एक से अधिक सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसको B12 के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ये वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम को बढ़िया रखता है, और इसके लिए दूध, मछली, अंडा, मांस, पनीर ये सब इत्यादि खाने से ये इसका मात्रा मतलब बॉडी में बना रहता है। कोबालामाइन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक रूप है? तो B12 का अभी हम लोगों ने देखा। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन हमारा प्रोटीन है एक। इंसुलिन पैंक्रियास अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैग्रेंस दीपिकाओं का बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट नहीं, इसको थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि रासायनिक संरचना की दृष्टि से ये एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटोन है, जिसकी रचना 51 एमिनो एसिड यानी 51 एमिनो एसिड से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज उपचय को नियंत्रित कर इसे ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है। तो इंसुलिन क्या है? एक हमारा प्रोटीन है। अब हम डायरेक्ट आंसर करते हैं, क्योंकि अभी मेन इंपॉर्टेंट है आंसर करना है हमारा, है ना, एग्जाम में जो जो मतलब इंपॉर्टेंट होगा एक्सप्लेनेशन वो जरूर करेंगे हम। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो अधिकतर एंजाइम जो हमारे वो प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो ये हमारा एक लिपिड प्रोटीन के विभिन्न संयोजन को प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होते हैं, वो होते हैं हमारे एंजाइम। अगला हमारा विटामिन सी की कमी से क्या होता है हमारा? तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, तो विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। अगला हमारा है कि दूध किसका घटिया स्रोत है? तो कैल्शियम का तो अच्छा स्रोत होता है ये, प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत होता है, लेकिन विटामिन सी का घटिया स्रोत है, क्योंकि विटामिन सी डाल देने के बाद तो दूध फट जाता है हमारा, खराब हो जाता है। खराब नहीं, वो ये निकल जाता है, छेना निकल जाता है उसका। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि आयोडीन, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चले कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत यानी रेटिनॉल का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो गाजर होता है, इसलिए बोला जाता है गाजर खाओ आंख स्वस्थ रहेगा। विटामिन ए की उपलब्धता गाजर में प्रचुर मात्रा में होती है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ध्यान रखना, A, D, E, K, ये हमारा फैट में सोल्यूबल होता है।
तो पानी में घुलनशील पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, सब के सब पानी में घुलनशील नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, कि खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। तो खमीर को शराब के उत्पादन में, जिसको यीस्ट बोलते हैं हम लोग, इसका शराब के उत्पादन में काम मतलब किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो हमारा जो टॉपिक है वो है स्वतंत्र श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की वजह से जो ऑक्सीजन है वो वायुमंडल में बढ़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि निश्वसन के समय डायफ्राम क्या होता है? निश्वसन, तो निश्वसन के समय वो गुंबद गुंबदाकार हो जाता है, मतलब डायफ्राम ऐसे होता है, ये फ्लैट, ये इसे गुंबदाकार हो जाता है और फिर हल्का फ्लैट हो जाता है ऐसे। तो जब निश्वासन, जब श्वास हम लोग अंदर लेते हैं ना, यानी कि अंत श्वसन, इंस्पिरेशन बोल रहे हैं वायुमंडल में शुद्ध वायु फेफड़े तक पहुंचती है शुद्ध श्वास। तो दो भागों में होता है, एक अंत श्वास अंदर लेना और निश्वासन मतलब बाहर छोड़ना। निश्वासन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है तथा फेफड़े से बाहर निकलती है। इसमें पसलियां और डायफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है। फेफड़े का आयतन फिर से, मतलब ध्यान रखना है इतना ही, कि जब इंस्पिरेशन यानी कि अंत श्वसन और निश्वसन, निश्वसन का मतलब क्या हुआ? श्वास को बाहर निकालना, जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसमें क्या होता है? गुंबदाकार फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा कि स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम क्या होता है? तो ये नीचे धसा हुआ होता है। स्तनपायी में निश्वसन, सामान्य श्वसन के दौरान नीचे धसा होता है। ये 2023 क्वेश्चन है। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति बंद हो जाती है, हृदय गति रुक जाती है, आंख की पुतलियां स्थिर एवं फैल जाती है तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो। उपयुक्त सभी तीन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होना चाहिए इसका। डी इसका राइट आंसर होना चाहिए कि नाड़ी गति बंद हो गई, हृदय गति रुक जाती है, आंख की पुतली स्थिर एवं फैल गई तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न होती है। नेक्स्ट हमारा एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? तो वो हमारा 3 पदों में CO2 का निष्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, परिसंचरण तंत्र की तरफ चलते हैं। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार क्या है? तो है लिम्फोसाइट। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा तो लिम्फोसाइट है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असमान रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। ये रक्त कणिका कौन है? तो वो है आपका श्वेत रक्त कणिका। नेक्स्ट है हमारा अगला, कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक, तो कैंसर के लिए हम लोग यूज किया जाता है, कोबाल्ट को भी यूज करते हैं और P32 रेडियो फॉस्फोरस 32 का भी उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है? तो लगभग 5 से 6 लीटर तक का परिमाण होता है। नेक्स्ट हमारा, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका ऑक्सीजन का परिवहन करना काम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में, कि हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है? तो हृदय के संकुचन के दौरान रक्त के प्रवाह को कौन रोकता है? तो वह हमारा हृदय के वाल्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफ्यूजन में यानी आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए, तो वो हमारा RH कारक है। अगला है हमारा रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक का भी संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज लैंड स्टीनर और विनर ने रिसस बंदर के रक्त में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब का मापक यंत्र स्फिग्नो मैग्नेटोमीटर।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। तो मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो वो हमारा बोन मैरो अस्थि मज्जा में और हाइमस ग्रंथि में भी होता है। मतलब मनुष्य के शरीर में प्लीहा, स्प्लीन, हाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिका WC होती है जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमते रहती है। यानी कि इसका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों होगा हमारा, स्प्लीन यानी तिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा हमारा एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट रक्त के संचलन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है, होता है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से भी नहीं होता है, WC एवं RBC के संयोजन से भी नहीं होता है, और RBC मेंडल के नियम के अनुसार किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण जो होता है वो जीन के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह वो क्या हमारा AB है, ये सबको स्वीकार्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि O निगेटिव वर्ग सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, लेकिन सभी से ले सकता है, यहाँ पे बोल रहा है स्वीकार, सभी से ले सकता है वो AB पॉजिटिव AB। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है। सर्वदाता जो किसी को भी दे सकता है तो वह हमारा O। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो मायोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त जो है वो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ये मांसपेशी में पाया जाता है मायोग्लोबिन। अगले क्वेश्चन में है कि मानव के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। डायलिसिस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है। रक्त का तरल भाग होता है हमारा प्लाज्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है। तो वो हमें दिखता है दात्र कोशिका अरक्ता में, यानी सिकल सेल एनीमिया से बोला जाता है। अगले क्वेश्चन को बोलेंगे लैक्टियल्स। लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो लैक्टियल्स जो है वो हमारा वसा अवशोषण से संबंधित है, लैक्टियल्स, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार क्या है। तो वो हमारा लिम्फोसाइट है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार वो लिम्फोसाइट है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। टैकीकार्डिया में हृदय गति क्या होती है। टैकीकार्डिया में, तो टैकीकार्डिया में हृदय गति तेज हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। उत्सर्जन तंत्र जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और वो टॉपिक है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है। तो हमारा 1200 सीसी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होती है। तो मानव शरीर में वो हमारा अधिवृक्क जो है वो जोड़े के फॉर्म में मौजूद होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है। तो वो एक मल त्याग का हिस्सा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र की, तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो वो हमारा क्या है, मस्तिष्क के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि शरीर का तापक्रम निम्न नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस।
शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, अभी हमने देखा। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ है, कहाँ पर है? तो हमारा कशेरुक रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड में प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो वो हमारा सेरिबेलम, कान, फसली, ये सारे मिलके शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, ये कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर का तीसरी आंख कहा जाता है? तो पीनियल ग्रंथि को मानव शरीर का तीसरा आंख कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले कि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। और एंडो अंतःस्रावी इसी को बोलते हैं हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन हमारा एक हार्मोन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? अभी हमने देखा था इसका आंसर कि ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का ये करता है। बोले इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग का लैंगरहैंस दीपिकाओं का बीटे कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना के इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसका निर्माण एमिनो अम्ल यानी एमिनो एसिड से होता है। यह शरीर के ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय का को नियंत्रित करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को नियंत्रित करता है हमारा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन के कमी से मधुमेह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो वो हमारा इंसुलिन के द्वारा, इंसुलिन जो है वो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि में दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो वो हमारा ऑक्सीटोसिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलता है? तो वो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो वो हमारा TSH हार्मोन है। नेक्स्ट हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि स्थित होता है, तो वो मस्तिष्क में स्थित होता है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली का जो परिवर्धन है वो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। अगले तरफ हम लोग बात करें महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है इसमें? तो वो हमारा एस्ट्रोजन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले जनन एवं भ्रूणीय विकास की तरफ। तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों के किसका उपयोग किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं इसमें अल्ट्रासाउंड यानी कि पराध्वनि तरंगे का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण हमारा बीज में मिलता है। अगला है हमारा कि पौधे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बोल रहा है कि निम्न लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन में जीन के मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से और जीन के सम्मिश्रण, इन तीनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की जो क्रिया है वो अंडवाहिनी में होती है। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी ऑडिटर का जो एग्जाम हुआ था 5 जुलाई को, वो हमने ऑलरेडी उसका वीडियो बना चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पादप यानी कार्यकी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है, हम लोग जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद हमारा ऑक्सीजन है, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देख लीजिए यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो साइटोप्लाज्मा
के अंदर प्रकाश संश्लेषण के अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है स्ट्रोमेटा में। बोले साइटोप्लाज्मा अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी प्रक्रिया डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं हम लोग। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट स्टोमेटा में संपन्न होती है क्योंकि इसमें एंजाइम भाग लेते हैं और CO2 का ऑप्शन शर्करा में परिवर्तित होता है। छोड़िए इसको। नेक्स्ट हम लोग प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। किस चीज को अवशोषित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है तो वो हमारा क्लोरोप्लास्ट में जो सौर ऊर्जा है वो एटीपी में बदलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। बोले ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। बिल्कुल सही जवाब है हमारा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये हमारा कारण होता है प्ररोह। प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विसरण होता है हमारा। फोटोट्रॉप होते हैं ऑक्सीन। देन हमारा पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसको हम लोग बोलते हैं परासरण। पानी मिट्टी से जड़ों में परासरण ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। ध्यान रहे, मिट्टी से जो पेड़ है, ये पेड़ को मिट्टी से जो ये जल को जो खींचना है ये है ऑस्मोसिस के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा, परासरण के द्वारा। और विसरण के द्वारा पत्ते से पानी उड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी ये होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो दिन में होता है हमारा ऑप्शन दिन अथवा रात, केवल दिन में, सॉरी दिन अथवा रात में, दोनों में होता है क्योंकि रात में भी प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस हरे पौधे होने वाली एक क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश की ऊर्जा प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं किंतु समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश से यह प्रक्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी यह पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसलिए वहां पे दिन और रात दोनों लिखा हुआ है। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो हम लोग बोलते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान, प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पे? तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में है। तो यहाँ पे सभी क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं में होती है, अर्थात पौधे के समस्त हरित भागों में होती है अतः विशेषतः पत्तियों में मेसोफिल उत्तक में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो वो हमारा डी प्रकाश के अवशोषित के कारण, प्रकाश को अवशोषित करना, सॉरी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में डैश तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो हमारा लाल और नीले वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग अपघटन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप और शोषण के बारे में अगर बात करते हैं, पादप शोषण निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक, जिब्रेलिन भी, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन भी, ये सब पादप हार्मोन है। तो एक प्रकार का पादप हार्मोन है जिसमें से 5 पादप हार्मोन है, मुख्यतः ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। तो निम्नलिखित में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो वो हमारा अदरक। अगले क्वेश्चन की तरफ, किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रहण करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो हमारा है अदरक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संवहनीय यानी वेस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो वो जाइलम टिश्यू की वजह से जाता है। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन उत्तक यानी जाइलम टिश्यू द्वारा ले जाया जाता है।
जबकि फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो वो हमारा लेहीमोग्लोबिन लेगहीमोग्लोबिन है ये। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो है आपका पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो पुष्प है, हमारा फूल है। मटर का पौधा, मटर मटर पौधा है तो एक शाख है ये। मटर शाक कुल का एक द्विबीजपत्री पौधा है। यह रबी की फसल है। ये ध्यान रखना, रबी की फसल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है, जो कि उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है फलियां। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, और बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पौधे में जाइलम का काम क्या है? किस कार्य के लिए जाइलम होता है? पानी में घुले हुए खनिजों के परिवहन के लिए। बिल्कुल सही है, 2025 के प्रीलिम में क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी। बोले किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? तो पानी के कोशिका में पानी की मात्रा की वजह से ये बंद या खुलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं है? कौन सा मेल नहीं है? तो वो हमारा है बी, कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। ऐसा नहीं है। पर्ण वृंत पत्तियों के तने से जोड़ता है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सका, वो लता है हमारा। और बाकी ये सही नहीं है। आधार के पास जो शाखाएं के साथ जो मोटा और कठोर नहीं होता है पेड़। नेक्स्ट है हमारा कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो वो हमारा ऑप्शन ई, यानी एक से अधिक पत्तियों पौधे के आकार देने में, भोजन भंडारण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सक्शन पुल सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है, इसका हमने देखा था वाष्पोत्सर्जन। एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे के रंध्रों के माध्यम से जल वाष्पन की हानि शामिल होती है। पौधे से जल वाष्प की हानि पौधे को तब ठंडा करती है जब मौसम बहुत गर्म होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, वाष्पोत्सर्जन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आम का जो हम भाग खाते हैं वो हमारा मध्य फल भित्ति होता है। आसान सा क्वेश्चन था हमारा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लीची का खाद्य भाग। तो लीची का खाद्य भाग एरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें एनोड और ये पाए जाते हैं, मतलब अगर हम बोले गांठ एवं ये पाए जाते हैं, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि अदरक तना नहीं जड़ है, क्योंकि एनोड और इंटरनोड मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि फल परागित पुष्पों में परागन होते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, वो हमारा ऑप्शन सी सूखे। जल परागित पुष्पों में परागन सूखे होते हैं। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है? तो वह ऑस्मोटिक प्रेशर, हमने अभी देखा, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी देखा था। अगला हमारा कि संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को क्या कहा जाता है? तो ये बीपीएससी बीएओ का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा कि संवेदनशील पौधों मिसो मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को हम लोग क्या कहते हैं? पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को सिस्मोनेस्टी यानी टंजनशील अनुक्रिया कहा जाता है। यह कुछ पौधों में पाई जाने वाली विशेषता है, जिससे पौधे को छूने या किसी प्रकार के हिलने के फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो वो हमारा है साइटोकाइनिन। इंसुलिन नहीं है, एस्ट्रोजेन भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि पादप जनन। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है किसमें? तो तना काट से। वेजिटेशन प्रोपेगेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टेम क्राफ्टिंग और ग्राफ्टिंग वाले में।
और 10 पेज है इसके बायोलॉजी के, उसके बाद हमारा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब एक सच्चा फल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले कि कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है, तो कलियां दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरों पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले तो फूल का डैश फल बनता है, तो फूल का जो अंडाशय है वही हमारा फल बनता है। नेक्स्ट हमारा परागन की सुपरिभाषा क्या है? तो परागन की सुपरिभाषा है पराग कण का पराग केसर से श्रोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया ही हमारा क्या है? ऑप्शन ए ही होना चाहिए इसका आंसर। तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व क्या है कि पादप कली का आर्थिक महत्व क्या है? तो ये एक भ्रूण सॉरी आर्थिक महत्व टॉपिक है हमारा। क्वेश्चन है पादप कली क्या है? तो एक भ्रूणीय टहनी होती है। नेक्स्ट हमारा लौंग एक मसाला पौधे एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो हम लोग इसके फूलों की कली से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो हमने अभी देखा कि पुष्प कली से शुष्क पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो सूखी जड़, जड़ तो है नहीं, सूखा आधार बीज भी नहीं है। हल्दी पाउडर हल्दी के पौधे के भूमिगत तने से अर्थात राइजोम से मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा कि काकुरामा लौंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? तो ये हमारा हल्दी का नाम है काकुरामा लौंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें कि पाइन फर स्प्रूस शेडार लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी एक अनावृत बीजी है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन हमें डहेलिया डहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले कि मलेरिया के लिए कुनैन एक सामान्य दवा है जो एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो इसको छाल से निकाला जाता है, तने की छाल से। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो एस्पिरिन जो है वो जड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है हमारा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो एरिथ्रोमाइसिन एक हमारा एंटीबायोटिक है। ऑक्सीटोसिन ये एंटीबायोटिक नहीं है हमारा, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑक्सीटोसिन, इसका आंसर तो मैंने दे दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो वो हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरैम रैमफेनिकॉल एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। और स्लाग्वाडिन एक प्रकार का सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक कौन सा है इसमें? तो एंटीबायोटिक तो सभी है। अभी मैंने देखा कि सल्फोटामाइड ये भी एंटीबायोटिक है। पैरासीटामोल नहीं है, बट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। उपयुक्त विकल्पों में से पेनिसिलिन और सल्फानामाइडाइजिन एंटीबायोटिक है और बैक्टीरियल जनित रोगों के उपचार के लिए यूज किया जाता है। तो पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है और सल्फा डायजिन भी एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या है? एस्पिरिन भी है और पेनिसिलिन भी है। सॉरी सॉरी एस्पिरिन नहीं, पेनिसिलिन है ना, माफ करेंगे। तो पेनिसिलिन हमारा क्या है? एंटीबायोटिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अगर चले कि सबसे लंबा
जीवित वृक्ष क्या है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो है सिकोवा, है ना। और द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण क्या है? तो वो हमारा है राना टाइग्रीना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रही, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो वो हमारा सोयाबीन में सबसे अधिकतम प्रोटीन होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो वो हमारा है रफलेसिया। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इधर कपड़ा दिया हुआ है और उसकी उत्पत्ति दी हुई है। तो लिनेन दिया हुआ है, जटा, मोहायर, डाउन। और इधर नारियल का पौधा, सन का पौधा, बतख और गीज का पंख, अंगोरा बकरी, ये सब दिया हुआ है। तो ए का हो जाएगा लिनेन, ये हो जाएगा इसका टू यानी सन का पौधा, यानी ए का टू हमारा इसी में दिख रहा है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि लिनेन जो है वो सन का पौधा है हमारा। जटा यानी कॉयर जो हमारा नारियल का पौधा से बनता है। मुहायर जो अंगूरी बकरी के से बनता है। और बतख और गिज के पंख से बनता है डाउन। नेक्स्ट हमारा रोग एवं उपचार विषाणु जनित रोग। तो निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हपिन्स सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच इंटरेक्शन को दर्शाता है? तो वो हमारा परजीविता। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हमारे, शायद मुझे लगता है कि ये लास्ट हो। कि एड्स, सॉरी एक और आ गया। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा होता है यानी विषाणु के द्वारा होता है। आसान आसान से क्वेश्चन है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो वो हमारा एड्स है। इसी हारा टेस्ट, तो इसी हारा टेस्ट रंग अंधता के लिए टेस्ट किया जाता है। इसी हारा टेस्ट कलर ब्लाइंडनेस के लिए यूज किया जाता है इसी हारा। नेक्स्ट हमारा कि निमोनिया एक संक्रमण है। तो निमोनिया किसका है? तो फेफड़ों का लिए संक्रमण है ये। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले कि संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक, संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक जो है वो हाउस फ्लाई। नेक्स्ट हमारा जीव जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, जीव जनित नहीं, जीवाणु जनित। निम्नलिखित में से किस जीवाणु या बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स को हम लोग प्लीहा ज्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल कितने दिनों का होता है? तो वो 30 से 80 दिनों का। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चले, टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है तो जल जन्य रोगों के लिए। टाइफाइड और कॉलेरा जो है वो जन जन्य रोगों के लिए है। नेक्स्ट हमारा जन जन्य बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो वो हमारा क्या है? क्षय रोग यानी टीबी के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो हमारा क्या है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, उस रोग का पहचान करना है तो वो हमारा टीबी। टीबी से प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। कवक जनित रोग मृत जीवी के अपघटक है। मृत जीवी, सॉरी, कवच जनित रोग हेडिंग है। मृत जीवी के अपघटक कौन से हैं? तो वो हमारे क्या हैं? सभी जीवाणु, विषाणु और वायरस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अन्य परजीवी मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनाफिलीज मच्छर वाहक किसको फैलाता है? तो एन्सेफलाइटिस और फाइलेराइसिस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जाता है जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अं- अधस्तर अधस्तर के स्थान के एक कोण पर। नेक्स्ट है हमारा, ये सब क्वेश्चन जस्ट याद रख लेना है और कुछ नहीं। क्यूलेक्स और एनाफिलिस अंतर के बीच में मतलब अंतर बता रहा है, कोई जरूरत नहीं है। कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1992 का क्वेश्चन है ये। कि यह परजीवी इंसेक्ट पैरासाइट द्वारा पैदा किया जाता करने वाला बीमारी है, तो यही सही नहीं है। अगले क्वेश्चन, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल, तो
यकृत, पेट और प्लीहा सब। अगले क्वेश्चन की तरफ चले कि मलेरिया कौन से मच्छर से होता है, तो वो हमारा पैरासाइट वाले मच्छर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइटेनियासिस के आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म के 3 प्रजाति टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि सी इज द राइट आंसर, 1 और 2 दोनों सही है, तो पढ़ लेते हैं इसको कि जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस यानी NPC कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले टॉपिक जो है हमारा जीन ताजन्य असंक्रामक व अन्य रोग। पहला क्वेश्चन है कि शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है, तो रक्त अल्पता हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले कि ओंकोजीन, तो ये कैंसर से, कर्क रोग से संबंधित है ये। अगले की तरफ चलते हैं हम लोग। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है, तो वह है आयनीय विकिरण, आयोनाइजेशन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो वो हमारा है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णतता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो मच्छर मच्छर भगाने वाली दवा से रासायनिक सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है, तो वो हमारा एलिथ्रीन है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो वो हमारा है कि निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो वो हमारा क्या है, डी। मलेरिया के लिए क्विनोनिन के मतलब दवा है हमारा। टिटनेस के लिए BCG नहीं, टीबी के लिए लगाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के लिए ATS नहीं, स्कर्वी थाइमिन नहीं है हमारा। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी के लिए यूज करते हैं, विटामिन सी है। बोले ट्रैकोमा रोग, ट्रैकोमा रोग क्या है, आंखों का रोग है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि एनोरेक्सिया और एनसोनसिया, डिस्पेंसिया, डिस्पेनिया और एनोस्मिया, इसमें से बोल रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो 3 और 4 सही सुमेलित है, बाकी ये सही सुमेलित नहीं है। एनोरेक्सिया जो है वो भोजन से संबंधित शिकार है, तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए था, और इसका ये एंसोनेंसिया ये है निद्रा का प्रकार। बाकी ये दोनों सही है कि डिस्पेनिया सांस की तकलीफ और एनोसिमिया गंध की आंशिक या पूर्ण है। ठीक है, इसको पहले से आप कोई बुक में पढ़ के नहीं जा सकते, पूरे क्यों ही करना पड़ेगा, और कैसे होगा इसको बार बार देखिएगा। तो नेक्स्ट हमारा अनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र का होता है, एक्सरे किरण का नहीं होता है, पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देख लेते हैं डायरेक्ट। चुंबकीय मतलब मैग्नेट, MRI में चिकित्सक प्रतिबिंबिक तकनीक यानी MRI शरीर के अंगों के चित्र प्राप्त करने के लिए रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुदान यानी टोमोग्राफी MRT भी कहते हैं। एक्स किरण एवं गामा किरण दोनों ही उच्च आवृत्ति के, ये सब उसके बारे में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की, तो वो हमारे एडवर्ड जेनर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेगा हम कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस को कौन सा कहते हैं, तो वो हमारा क्या है, एसिटिलीन भी है और एथिलीन भी है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया जाता है, तो इनको प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किया जाता है, तो वो हमारा सी यानी जैव प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी यानी जैव प्रौद्योगिकी उन प्रौद्योगिकी और उत्पादों को विकसित करने के लिए सेलुलर और जैव आणविक
प्रक्रियाओं का उपयोग करती है जो हमारे जीवन और पृथ्वी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के जरिए ही जानवरों के क्लोन को तैयार किया था, जैव प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है हमारा, किस गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो हमारा जीन मानचित्र है। नेक्स्ट, कि एम आर एन ए पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप में चर्चा हो रहा है? तो वो हमारा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारा कोरोना के बाद से इसकी चर्चा होती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है, विविध आ गया हमारे यहाँ से, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हपिन्स सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत इंट्रैक्शन को दर्शाता है? तो वह परजीविता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये है आपके डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखा है। और मेंडल अनुवांशिकी के लिए जाने जाते हैं, है ना। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित तरंगों, वही अल्ट्रासाउंड, ये पराध्वनि तरंगे। पहले उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। तो वो हमारा रेमडेसिविर हो सकता है। ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन ए, सॉरी करेंगे, गलत हो गया। वो हमारा प्लाज्मा थेरेपी। नेक्स्ट हमारा कोविड टीका प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो हमारा जीवित क्षण सार्क कोव 2 वायरस प्रवेश करा है। अगला हमारा, कि वेक्टर टीके प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रखते हैं। अगला हमारा, कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं 36.9 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छर के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो उसका आंसर है हमारा कि गैम्बोसिया मछली का प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। मच्छर मछली के रूप में लोकप्रिय गैम्बोसिया प्रजाति का उपयोग कई देशों में वेक्टर जनित रोगों के संचालित जांच के जैविक नियंत्रण उपाय के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है वो खरगोश से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ के तने में मृदा सतह 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है, 2 वर्ष बाद उसी जगह पर रहेगी। ये हमारा आंसर। बोला कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो थे आर्विड कार्लसन। अगला हमारा, कि बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो वह हमारा HIV एड्स की। बोला हमारा कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है केवल बी के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये हमारा लास्ट पेज होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए, इसके बाद हमारा गणित शुरू हो जाता है। तो जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलियो की बूंद
किस उम्र में दे सकते हैं? तो 1 साल तक की उम्र में दे सकते हैं पोलियो की। बोले वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को डैश कहा जाता है, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। टमाटर किस अम्ल? तो टमाटर जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है। कौन सा? प्राकृतिक स्रोत ऑक्जेलिक एसिड है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रोटिस्टा समूह निम्नलिखित में से किसमें कौन शामिल है? तो वो है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। अगला हमारा कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो कीट भक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली विकिरण कौन सा है? तो हमारा इंफ्रारेड। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो वो हमारा इंफ्रारेड विकिरण। लवणयुक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहता है? तो इसको बोलते हैं जीरो फाइटर, यानी लवण में पौधे। नेक्स्ट हमारा जीवाणु की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज। तो इसका खोज किया था लेवनहॉफ ने, एंटोनियो लिमोनोव। नेक्स्ट है हमारा कि पौधे में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले तो हैं गार्नर और एलार। इसी के साथ हमारा बायोलॉजी कंप्लीट खत्म होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसको 2 बार 3 बार करके देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।